Hello students, welcome to a new lecture of BCK, that is Business and Commercial Knowledge, chapter number 6, Common Business Terminologies. इसके पहले हमने 2 लेक्चर रिलीज़ किए थे यूट्यूब पे जिसमें हमने फिनेंस की कुछ टर्मिनोलॉजीज आपको कराए थे एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी कि आप लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया उसको एंड बहुत डिमांड आया कि मैम इसके आगे का लेक्चर्स बनाइए. तो जस्ट फॉर यू पीपल, जस्ट बिकॉज आप लोगों ने इतना रिक्वेस्ट किया, इसीलिए मैं आगे इसके बाद कंटिन्यू कर रही हूँ. ओके तो लास्ट लेक्चर तक हमने किया था बिजनेस डे. बिजनेस डे तक हमने पढ़ा है. एक काम करते हैं, बिजनेस डे से ही आज वापस से हम स्टार्ट करते हैं. ओके बिजनेस डे. ओके व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस डे? डेज ऑन विच स्टॉक मार्केट्स आर ओपन. एकदम सिंपल, बिजनेस डेज क्या होते हैं? उस दिन जिस दिन स्टॉक मार्केट खुले रहते हैं. मंडे टू फ्राइडे एक्सक्लूडिंग पब्लिक हॉलीडेज. इसका मतलब सैटरडेज एंड संडेज बिजनेस डेज नहीं होते हैं, स्टॉक मार्केट बंद रहते हैं. तो मंडे टू फ्राइडे एक तो खुले रहते हैं. पब्लिक हॉलीडेज ऑब्वियसली नेशनल हॉलीडेज, पब्लिक हॉलीडेज जो भी होते हैं वो एक्सक्लूड कर दिए जाएंगे और बाकी मार्केट खुला रहता है सुबह 9 से दोपहर में 3:30 बजे तक. तब तक आप स्टॉक मार्केट पे ट्रेड कर सकते हैं. ठीक है. ओके नेक्स्ट हम लोग आते हैं बिड एंड ऑफर. लेकिन उसके पहले एक इन्होंने यहाँ पर कॉल दे दिया है. वैसे तो यहाँ पर सीरियल ऑर्डर, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में यहाँ पर वर्ड्स प्लेस किए गए हैं, बट बीच में आई थिंक इन्होंने कॉल दे दिया है. ठीक है, हम लोग कॉल से ले लेते हैं. कॉल द डिमांड बाय अ कंपनी और एनी अदर इशूअर ऑफ शेयर्स फॉर पेमेंट. आप लोग कॉमर्स के अगर स्टूडेंट्स हो, क्लास 11 एंड 12 में अकाउंट्स पढ़ा है आप लोगों ने, उसमें जब कंपनी अकाउंट्स आप लोग करते हो तो शेयर कॉल करते हो. यस जब पहली बार कंपनी आपसे पैसा मंगाती है तो वो उसे बोलते हैं शेयर कॉल करना. ठीक है. जो जिन लोगों को भी कॉल ऑप्शन सुना हुआ है या उसके बारे में पता है तो प्लीज कंफ्यूज मत होना. कॉल ऑप्शन एंड दिस कॉल इज शेयर कॉल, दोनों में बहुत डिफरेंस है. कॉल ऑप्शन क्या होता है? वो जब हम लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नीचे आएंगे सी में, वो हम लोग तब समझेंगे. नॉर्मली शेयर कॉल क्या होता है? जब कंपनी अपने शेयर होल्डर से पैसे मंगाती है. तो कुछ कुछ कंपनीज क्या होता है, एक बार में ही सारे पैसे मंगा लेती है. कुछ कुछ कंपनीज इंस्टॉलमेंट्स में मंगाती है, तो उसको बोलते हैं फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड कॉल. तो जनरली फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड कॉल में पैसे वो लोग पूरा पूरा मंगा लेते हैं. ठीक है, तो अब इसको रीड कर लेते हैं. इट मे बी द डिमांड फॉर फुल पेमेंट ऑन द ड्यू डेट, जैसे कि मैंने बताया कि पूरा का पूरा पैसा मंगा लेती है. सच एज फॉर एग्जाम्पल विद अ राइट्स इशू. अब राइट्स इशू क्या होता है? राइट्स इशू पे हम आते हैं. पहले आप ये समझ लो कि कॉल क्या होता है. It may alternatively be the demand for a further payment when the total amount is payable by installments. अगर आपका शेयर्स का पैसा इंस्टॉलमेंट्स में मंगाया जा रहा है तो नेक्स्ट जो भी इंस्टॉलमेंट है उसको कॉल बोलते हैं. अ कॉल बाय कंपनी शुड नॉट बी कंफ्यूज विद अ कॉल ऑप्शन. ये तो मैंने आपको बता दिया. अच्छा, राइट्स इशू क्या होता है? कोई भी आइडिया आप लोगों को कि राइट्स इशू क्या होता है? राइट्स इशू इज वेरी वेरी सिंपल. कॉमर्स में भी आप लोगों ने पढ़ा है क्लास 11-12 में. राइट्स इशू वो एक राइट होता है जो हर शेयर होल्डर को दिया जाता है अगर कंपनी की इच्छा करे तो. क्योंकि आप शेयर होल्डर हो हमारे कंपनी के, तो आपको एक राइट दिया जा रहा है कि आपके लिए खाली अगर आप चाहो तो ये डिस्काउंटेड प्राइस पर आप ये इतना शेयर बाय कर सकते हो. ये कॉमन पब्लिक के लिए ऑफर नहीं है. तो दिस इज कॉल्ड अ राइट्स इशू. ठीक है, तो इन केस राइट्स इशू अगर हो रहा है कंपनी का, उसके लिए पैसे मंगा रहे हैं तो उसको भी कॉल कह सकते हैं. तो एकदम सिंपल था कॉल. नेक्स्ट अपने आते हैं बिड एंड ऑफर में. Bid is the price at which the market maker buys from the investor, and offer is the price at which he offers to sell the stock to the investor. The offer is higher than the bid. Bid and offer कुछ समझ में आया? ऑफर से लेते चलो. ऑफर का मतलब क्या होता है? ऑफर मतलब आप किसी को कोई ऑफर दे रहे हो कि आओ लो, है ना. तो यहाँ पर ऑफर और बिड का मतलब ये हुआ कि सपोज ये एक बैंक है. ठीक है, अब ऑब्वियसली वी नो कि आप बैंक में पैसे जमा भी कर सकते हो और बैंक से आप पैसे उधार भी ले सकते हो. परफेक्ट है. अब अगर आप सोचो, अगर आप अपना थोड़ा दिमाग लगाओ कि एक काम करते हैं, मैं एक बैंक से लोन ले लेता हूँ. ठीक है, आपने सपोज लोन ले लिया एक बैंक से 1 लाख रुपीज का, एंड उस पर बैंक ने आपको इंटरेस्ट चार्ज किया 6%.
तो आपको 1 लाख पे 6% पर एनम इंटरेस्ट देना है। अब मैं क्या करूंगा, वही 1 लाख रुपए ले जाके बैंक 2 में दे दूंगा और वहां जमा कर दूंगा, और वहां से मुझे से अगर 6% की जगह अगर मुझे 7% इंटरेस्ट मिल जाता है, 7% से मुझे इंटरेस्ट मिल जा रहा है, तो मैं तो ऐसे ही कमा लूंगा, काम धंधा करने की कोई जरूरत नहीं है। एक बैंक से लोन लूंगा और दूसरे बैंक में जाकर डिपॉजिट करूंगा, इंटरेस्ट के फर्क से मैं कमा लूंगा। बट ऐसा क्या होता है रियल लाइफ में? ऐसा रियल लाइफ में नहीं होता है। क्यों नहीं होता? क्या कोई भी बता सकता है ऐसा क्यों नहीं होता? थोड़ा सा सोचिए प्लीज, ऐसा क्यों नहीं होता? सोच पाए आप लोग? ऐसा इसीलिए नहीं होता क्योंकि जब बैंक आपको लोन ऑफर करता है ना, तो उसका जो इंटरेस्ट रेट वो आपसे लेता है, वो इंटरेस्ट रेट इतना कम नहीं होता, वो से 10% होता है। और जब आप उसी पैसे को बैंक में जाकर डिपॉजिट करते हो, वो जो आपके पैसे पे आपको इंटरेस्ट देगा वो कम होगा, वो से 6% होगा। तो आप कभी भी ये काम करके कमा नहीं सकते। अगर आप लोन उठाओगे तो आपको जो इंटरेस्ट देना पड़ेगा वो हमेशा जो आपको इंटरेस्ट उसी पैसे पे मिलेगा वो उससे ज्यादा होगा। अब मैंने ये वाला बात क्यों समझाया? ये बात मैंने इसलिए समझाया कि बिड और ऑफर का मतलब यही होता है कि सपोज आप स्टॉक एक्सचेंज में जाते हो एंड आप कोई शेयर खरीदना चाह रहे हो, ठीक है? तो खरीदना चाहो और आप बेचना चाहो, दोनों का प्राइस सेम नहीं होता है। सपोज एक रिलायंस कंपनी का शेयर है, अब आप जाके मार्केट में उसको बेचना चाहते हो, तो जो बेचने का रेट चल रहा होगा वो अलग होगा और जो खरीदने का रेट चल रहा होगा वो अलग होगा। तो किसे खरीदने का रेट बोलते हैं और किसे बेचने का रेट बोलते हैं? सी, बिड इज द प्राइस एट विच मार्केट मेकर बाइज फ्रॉम द इन्वेस्टर। अगर मुझे शेयर्स अपने, सपोज मैंने रिलायंस के शेयर्स हैं मेरे पास, मुझे बेचने हैं, तो मेरे लिए वो प्राइस क्या होगा? मेरे लिए वो प्राइस होगा बिड प्राइस। समझ में आया? एंड ऑफर इज द प्राइस एट विच ही ऑफर्स टू सेल द स्टॉक टू द इन्वेस्टर। और ऑफर प्राइस क्या हुआ? ऑफर प्राइस जो मुझे ऑफर किया गया है कि अगर मुझे खरीदने हैं मार्केट से तो क्या ऑफर चल रहा है या क्या ऑफर मुझे दिया गया कि अगर आपको खरीदना है तो आपको इतने में खरीदना पड़ेगा। तो अगर मैं एक इन्वेस्टर हूं, आप एक इन्वेस्टर है, तो चलो हमारी ही बात करते हैं। अगर हम लोग स्टॉक एक्सचेंज में जाते हैं तो बिड प्राइस क्या होगा? बिड प्राइस में हम स्टॉक एक्सचेंज को बेच सकते हैं, और ऑफर प्राइस क्या होगा? ऑफर प्राइस, वो ऑफर स्टॉक एक्सचेंज की तरफ से हमारे पास आ रहा है और हम स्टॉक एक्सचेंज को ये वाला पैसा देंगे तो वो हमें शेयर देगा। ठीक है, अब एक बार फिर से पढ़ लीजिए इसको। बिड इज द प्राइस एट विच द मार्केट मेकर, यहां पर मार्केट मेकर स्टॉक एक्सचेंज को मान लेते हैं, बाइज फ्रॉम द इन्वेस्टर, स्टॉक एक्सचेंज हमसे खरीदेगा यानी हमारे बेचने का प्राइस, एंड ऑफर इज द प्राइस एट विच ही ऑफर्स टू सेल द स्टॉक टू द इन्वेस्टर, मतलब वो वाले जो प्राइस है उस पे वो हमें बेचेगा। हमें अगर खरीदना है तो ऑफर प्राइस पे खरीदना है। ऑफर इज हायर दैन द बिड, ऑब्वियसली हमें अगर जो खरीदना है उसका पैसा ज्यादा होगा, हमें खरीदना है तो 10 रुपया लगेगा और हमें अगर बेचना है तो 7 रुपया में ही बेच पाएंगे। आप ये बात सोचो, अगर 10 रुपया में मैं खरीदूं और मैं 20 रुपया में बेच सकूं, अगर प्राइस इस तरीके का चलेगा तो सब तो यही करेंगे। अगर सब यही करेंगे तो कमाएगा कौन? इसीलिए हम मार्केट में जिस रेट पे खरीद सकते हैं वो रेट हमेशा ज्यादा होगा, और हम उसी मार्केट में वही सामान अगर बेचें तो उसका प्राइस कम होगा। तो ये हो गया हमारा बिड एंड ऑफर। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम लोग बोनस में। अ फ्री अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स मेड इन प्रपोर्शन टू एग्जिस्टिंग शेयर्स आउट ऑफ अक्यूमुलेटेड रिजर्व्स। अब देखो, राइट्स इशू आपने पढ़ा, आपने 11-12 में राइट्स इशू वर्सेस बोनस इशू ये सब पढ़ा होगा ना, तो बोनस का कुछ आइडिया है आपको? नहीं भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बोनस इशू क्या होता है ना, कि सपोज मैं शेयर होल्डर हूं, आप शेयर होल्डर हो, हम लोग एक से XYZ कंपनी के शेयर होल्डर है। XYZ लिमिटेड एक कंपनी है, उसके शेयर होल्डर्स हैं हम लोग। अब इस साल प्रॉफिट्स हुआ उनका अच्छा खासा, ठीक है? तो जनरली क्या होता है, जब प्रॉफिट्स होता है कंपनी का तो कंपनी अच्छा डिविडेंड देती है, दे सकती है, कंपनी अच्छा डिविडेंड देती है। तो कुछ कुछ कंपनीज क्या करते हैं, इंस्टेड ऑफ गिविंग आउट डिविडेंड्स नहीं देके वो लोग क्या करेंगे, हमें एक्स्ट्रा शेयर्स दे देंगे। बोलेंगे ठीक है चलो इस बार तो हमारा प्रॉफिट हुआ है, तो सपोज आपके पास 10 शेयर है तो वो आपको उस रेशियो में 10 पे 5 शेयर फ्री के दे देंगे। तो एवरी शेयर होल्डर हु हैज 2 शेयर्स गेट्स 1 शेयर ईच एज बोनस। तो अगर आपके पास 10 शेयर है तो आपको 5 शेयर मिल जाएंगे।
अगर मेरे पास से 100 शेयर्स है तो मुझे 50 शेयर्स बोनस मिल जाएंगे। तो ये लोग क्या करते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट हमें वो बोनस शेयर्स दे देते हैं। तो उससे क्या होता है, उससे हमारा क्या फायदा होगा, हमारा ये फायदा होगा कि हमारे पास अब 10 शेयर की जगह 15 शेयर हो जाएंगे। अगर मेरे पास 10 शेयर थे तो 10 के हिसाब से 5, तो मुझे 15 शेयर मेरे पास अब हो जाएंगे, राइट। तो ये मेरा फायदा हुआ। कंपनी का क्या फायदा हुआ, उसे डायरेक्टली डिविडेंड तो नहीं देना पड़ा, बट उसके जो मार्केट में शेयर्स थे वो बढ़ गए, ठीक है। अब बोनस शेयर डज नॉट कंस्टिट्यूट एडिशनल वेल्थ टू शेयर होल्डर्स। हमारे पास ज्यादा पैसे नहीं आ रहे हैं, समझ रहे हो ना आप, हमारे पास तो ज्यादा पैसे नहीं आ रहे या हमारे पास डिविडेंड ज्यादा नहीं आया, हमारे पास खाली नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ गए। It merely signifies recapitalization of reserves into equity capital। अब कंपनी में क्या हो रहा है, कंपनी का आपको बैलेंस शीट पता है, कंपनी क्या करता है, बैलेंस शीट में यहाँ पर इक्विटी लिखता है ना, कैपिटल लिखता है, उसके नीचे रिजर्व्स लिखता है। तो अब कंपनी को जब प्रॉफिट हुआ तो से सपोज उनको 100 रुपए का प्रॉफिट हुआ, तो 100 रुपये उन्होंने यहाँ रिजर्व्स में लिखा। अब इंस्टेड ऑफ सेंडिंग दिस टू यू और इंस्टेड ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग दिस 100 रुपीज सारे शेयर होल्डर्स को कि चलो आपका डिविडेंड इस बार ज्यादा कर दे रहे हैं, ये वो लोग इक्विटी में ले जा रहे हैं और आपको इसकी जगह शेयर्स दे दे रहे हैं। तो कंपनी का कहीं नुकसान नहीं है, कंपनी का जो 100 यहाँ पर आता रिजर्व्स में वो उनका इक्विटी में ऐड हो गया और शेयर होल्डर्स भी खुश हो गए कि चलो शेयर्स हमें एक्स्ट्रा मिल गए। बस सिंपल है, इसमें और कुछ भी नहीं है। However, the expectation of bonus shares has a bullish impact on market sentiment and causes share prices to go up. Now, this is a very nice thing that we should note. Bullish market क्या होता है वो हमने ऊपर में पढ़ा है, आप लास्ट लेक्चर में प्लीज देख लीजिएगा, बुलिश के ऊपर भी हमने अच्छा डिस्कशन किया था। जब भी कोई मार्केट ऐसा हो कि अच्छा जा रहा है, मार्केट प्राइसेस जनरली रेज हो रहे हैं, राइज कर रहे हैं, शेयर होल्डर्स का एक्सपेक्टेशन काफी अच्छा है, जो बुल जिसको बोलते हैं, जो बुल शेयर होल्डर्स होते हैं उनको लगता है कि प्राइसेस अब बढ़ने वाले हैं। तो जो भी कंपनी का अगर ऐसा एक्सपेक्टेशन होता है कि शायद ये कंपनी इस साल बोनस शेयर्स देगी, तो इसका मतलब कंपनी इज डूइंग रियली गुड एंड वी शुड इन्वेस्ट इन द कंपनी। तो ये वाला सोच लोगों को आने लग जाते हैं कि यार कंपनी अच्छा करिए, इस साल तो पक्का ही बोनस देगी। तो क्या होता है, धीरे धीरे ये सब बातें जब होने लग जाती है तो मार्केट में उस शेयर का प्राइस अपने आप बढ़ने लगता है। तो इसीलिए ये कहा जा रहा है कि इट हैज अ बुलिश इम्पैक्ट ऑन मार्केट सेंटिमेंट। मार्केट सेंटिमेंट एज एन लोगों के मन में उस कंपनी को लेके थोड़ा इज्जत बढ़ जाता है एंड दे थिंक कि चलो इज्जत क्या बढ़ रहा है, इट्स लाइक कि चलो ये कंपनी अब अच्छा करेगी तो हमें इसको ऊपर इन्वेस्ट करना चाहिए एंड दिस कॉजेज शेयर प्राइसेस टू गो अप। तो बोनस का अगर थोड़ा सा भी अनाउंसमेंट है, थोड़ा सा भी रूमर्स है, तो चलो इससे कंपनी को ये भी फायदा हो जाता है, ठीक है। बुक क्लोजर, बुक क्लोजर में तो ऐसा कुछ भी नहीं है। डेट्स बिटवीन विच अ कंपनी कीप्स इट्स रजिस्टर ऑफ मेंबर्स क्लोज्ड फॉर अपडेटिंग प्रायर टू पेमेंट ऑफ डिविडेंड्स और इश्यू ऑफ न्यू शेयर्स और डिबेंचर्स। बुक क्लोजर का मतलब क्या कि कुछ से कुछ दिन ऐसे फिक्स कर लिए जाते हैं कंपनी के, चलो उस दिन तो रजिस्टर बंद रहेगा। रजिस्टर एज इन प्रॉपर जो टीचर्स आपके अटेंडेंस लेते हैं उस तरीके का नहीं, उस दिन जो भी रजिस्ट्रेशन हो रहे होंगे, जो शेयर्स एक दूसरे के नाम हो रहे होंगे, वो सब चीज बंद रहेगा। अच्छा, ऐसा क्यों होता है? थोड़ा सा आप अगर दिमाग लगाओ, आपको क्या लगता है कि शेयर्स मतलब एकदम रोज सोच समझ के बेचे जाते हैं, हर 2 दिन में बेचे जाते हैं? ऐसा नहीं है। मिलियंस एंड मिलियंस शेयर्स एक एक दिन में इतना ट्रांसफर होता है। आज कोई बेच रहा है, कभी हर सेकंड लोग बेचते हैं, हर सेकंड लोग खरीदते हैं, है ना। तो अब डिविडेंड का पेमेंट कैसे होता है? मतलब आई नो थोड़ा सा आप लोगों के लिए हैवी हो सकता है, बट जस्ट एक क्यूरियोसिटी के लिए अगर आप लोग सोचो, आप लोगों ने पढ़ा है कि हर शेयर के ऊपर डिविडेंड मिलता है, और ऑब्वियसली डिविडेंड हर दिन तो नहीं मिलता, हर साल मिलता है या हर साल में 2 बार मिलता है अगर इंटरिम डिविडेंड भी मिल रहा हो तो। बट मिलता कैसे है? अरे यार, आज एक एक सेकंड में लोग एक दूसरे को खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं, लोग उससे प्रॉफिट कमा रहे हैं, तो डिविडेंड उस समय कंपनी देगा किसको? जनरली लेट मी टेल यू कि जब जैसे आप किसी को भी शेयर अपना ट्रांसफर कर देते हो, बेच देते हो, तो वो नाम में आने में 1 से 2 दिन लग जाते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि तुरंत आपने बेचा, तुरंत आपके नाम आ गया, फिर आपने तुरंत बेचा, तो वो क्या होता है, एक आपके अकाउंट में आने में वो 1 से 2 दिन लग जाता है आपके नाम पे आने में। अच्छा, अकाउंट से मेरा मतलब था डीमैट अकाउंट। आजकल अब जो भी शेयर्स होता है, देयर इज नथिंग ऑन पेन एंड पेपर, एवरीथिंग इज डिजिटल। तो हर एक शेयर होल्डर का एक डीमैट अकाउंट होता है जिसमें शेयर्स ट्रांसफर किए जाते हैं या उससे बेचे जाते हैं। तो आपके डीमैट अकाउंट में आने में 1 से 2 दिन लग सकते हैं। तो अब ये बताइए कि डिविडेंड किसको मिलेगा? अगर सपोज मैंने खरीद लिए, उसके बाद 1-2 दिन आने में ही टाइम लग गया और उसी समय डिविडेंड का भी बात है, तो
जिसने मुझे बेचा उसको मिलेगा या मेरे नाम पे तो होने वाला था तो मुझे मिलेगा, इसको लेके तो झगड़ा हो जाएगा। तो इसीलिए कुछ कुछ दिन जब पेमेंट, डिविडेंड का पेमेंट, ये सब की बातें होती है तो कंपनी क्या करता है, अपना रजिस्टर बंद कर देता है कि इस समय अब जिसका जो नाम आ चुका है आप लोग का नाम वहीं पर स्टे कर जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप लोग अब एक दूसरे को बेच नहीं सकते, खरीद नहीं सकते, वो आप लोग करो, हमारे लिए लास्ट से 15 तारीख को जिस भी शेयर होल्डर का नाम था हम उसी को ही डिविडेंड देंगे, बाकी इसके बाद आप लोगों को आपस में जो करना है आप लोग कर सकते हैं। तो these are the dates between which a company keeps its register of members closed for updating prior to payment of dividends। अगर पेमेंट ऑफ डिविडेंड्स हो रहा है तो वो अपना एक बार बंद कर देगी। चलो 15 तारीख को लास्ट अगर मिस्टर शर्मा के अकाउंट में दिखाया गया ये शेयर, अब डिविडेंड उनको मिलेगा। और इश्यू ऑफ न्यू शेयर ऑफ डिबेंचर्स, अगर कोई नया शेयर या डिबेंचर्स भी कंपनी ला रहा है तो वो एक बार के लिए अपना शेयर होल्डर्स को रोक देता है, एक बार बुक क्लोजर कर देता है ताकि उनको ज्यादा कंफ्यूजन हो नहीं। ठीक है, अब आप ये बोल सकते हो मैम फिर झगड़ा हो जाएगा, अगर कंपनी बोल रहा है 15 तारीख को मिस्टर शर्मा को था तो उनको ही मिलेगा, उसके बीच में अगर उन्होंने किसी को भी बेचा या खरीदा तो झगड़ा हो जाएगा, उन लोग बोलेंगे मेरा डिविडेंड होना चाहिए। तो ऐसा क्या होता है कि ये सब डेट सबको पता होते हैं एंड लोग जब ट्रेड करते हैं तो ये सारी नॉलेज उनको होती है, तो ऐसा कोई उसका लेके डिस्प्यूट की कोई बात नहीं है, उनको ये सारी डेट्स पता होती है, उनको पता है कि डिविडेंड मिस हो जाएगा। एंड डिविडेंड का बहुत ज़्यादा लालच किसी को होता नहीं है जब लोग ट्रेड करते हैं। अपने जैसे लोग अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं कि चलो आज मेरे पास 10,000 रुपये कोई अच्छे कंपनी को देके इन्वेस्ट करके छोड़ दिया, साल 2 साल में उसका प्राइस बढ़ेगा, अपने खरीदेंगे, अपने फिर उसको बेचेंगे और प्रॉफिट करेंगे, वो होता है इन्वेस्टमेंट जो अपने सोच रहे हैं। नॉर्मली लोग जो ट्रेड करते हैं ना, एक दिन में सुबह खरीद रहे बेच रहे, खरीद रहे बेच रहे, उनको डिविडेंड से कोई इतना मतलब होता नहीं है, इसलिए उनका कोई डिस्प्यूट नहीं होता। ठीक है, ओके, नेक्स्ट वी कम टू ब्रोकरेज। ब्रोकर और ब्रोकरेज के बारे में हमने काफ़ी अच्छा डिस्कशन किया है, इसके पहले वाले लेक्चर में आप वो देख सकते हैं। ब्रोकर कौन होता है, जो एजेंट की तरह एक्ट करता है, बाइंग और सेलिंग में हेल्प करता है। तो ब्रोकर अगर कुछ भी काम कर रहा है तो वो अपना कमीशन बिल्कुल चार्ज करेगा, और जो वो कमीशन चार्ज करेगा उसको बोलते हैं ब्रोकरेज। Brokerage is the commission charged by the broker. The maximum brokerage chargeable is determined by SEBI. हाँ, अब वो कितना ब्रोकरेज चार्ज करेगा वो अपना ज़्यादा ही कर ले ऐसा तो नहीं होता, इन लोगों का भी सिस्टम होता है जो सेबी ने बना के रखा है। व्हाट इज सेबी? सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ओके, नेक्स्ट वी हैव बुल। बुल के बारे में अभी डिस्कशन किया हमने। अ बुल इज वन हु एक्सपेक्ट्स अ राइज इन प्राइस सो दैट ही कैन लेटर सेल एट अ हायर प्राइस। अब अगर हम लोग कभी भी कोई भी कंपनी का शेयर खरीदेंगे तो ये सोच के तो नहीं खरीदेंगे ना कि इसका तो प्राइस गिरने वाला है इसलिए खरीद लो। अगर गिरने वाला है और खरीद लेंगे तो गिर जाएगा, तब बेचेंगे तो लॉस होगा, तो ऑब्वियसली नहीं खरीदेंगे। तो अगर हमारा जो ऑप्टिमिज्म है वो आए किसी कंपनी के तरफ, अगर हम लगे कि हाँ अभी हमारी जो सोच है वो बुलिश हो रखी है इस कंपनी की तरफ, इसका तो प्राइस बढ़ने वाला है, तो अपने क्या करेंगे, इसका जाके शेयर्स परचेज कर लेंगे, और फिर जब महीना 2 महीना 3 महीना जब भी प्राइस काफी बढ़ जाए तो अपने उसको सेल कर देंगे। तो इसका मतलब हम लोग बुल हो गए, क्योंकि हमें लग रहा है कि अब ये मार्केट में इसके प्राइसेस बढ़ने वाले हैं। चलो ठीक है, नेक्स्ट वी कम टू बिजनेस रिस्क। The riskiness inherent in the firm's operations if it uses no debt. नॉर्मल सी बात है ये, दिस इज नॉट एक्चुअली रिलेटेड टू आपका स्टॉक मार्केट या कुछ। बिजनेस रिस्क क्या, आज अगर आप नॉर्मली सोचो कि चलो आज अपने बिजनेस स्टार्ट करते हैं, अपने कैंडल बनाने का बिजनेस स्टार्ट करते हैं, अपने पेन बनाने का बिजनेस स्टार्ट करते हैं, क्या डर रहता है आपके मन में? नॉर्मली अगर आपको लगे चलो नहीं उसके लिए तो 10 लाख रुपए लगेंगे, पापा से लेने पड़ेंगे, तो ये डर रहता है अगर पापा के पैसे चुका नहीं पाऊंगा, 10 लाख रुपए डूब जाएंगे, ये सब आएगा दिक्कत। चलो आपके पास खुद के 10 लाख रुपए हैं, ठीक है, अब आप कोई डेट नहीं यूज कर रहे हो, यहाँ देखो ये पॉइंट नोट करो, इफ इट यूजेस नो डेट। अब आप कुछ डेट नहीं यूज कर रहे हो तो ये डर नहीं है कि आप पापा के पैसे नहीं दे पाओगे, वो पैसे आपके हैं। बट बिजनेस खोलने के टाइम या बिजनेस स्टार्ट करने के टाइम आपके मन में क्या क्या डर आता है, ये बिजनेस नहीं चला तो, अच्छा क्यों नहीं चलेगा, अगर सेल उतना नहीं हुआ तो, कस्टमर को पसंद नहीं आया तो, कस्टमर का टेस्ट या प्रेफरेंस चेंज हो गया तो, हो सकता है मैं जब ये कैंडल लेके आऊँ उस समय कोई दूसरी कंपनी बहुत और डेकोरेटिव कैंडल ले आए, तो अगर उस समय सेल्स नहीं हुआ तो ये सब जो छोटी छोटी रिस्क है वो तो हर बिजनेस में है। तो यहाँ पर बिजनेस रिस्क उसी को बोला जा रहा है, वो रिस्कीनेस जो फर्म के ऑपरेशन से खुद से ही होके आई है, इनहेरेंट मतलब वो जन्म ही लिया है उसने, ये बिजनेस में है बोल के इसलिए। ठीक है, तो बिजनेस रिस्क इज वेरी इजी, वो आपने और भी बीसीके के जब आगे के चैप्टर्स पढ़े हैं तो ये आपने समझा है, बिजनेस एनवायरनमेंट भी आपने पढ़ा है उसमें। ठीक है, ओके, नेक्स्ट वी कम टू बायर। द ट्रेडिंग मेंबर
who has placed the order for the purchase of securities. अरे यार, अब इसमें क्या समझोगे? स्टॉक एक्सचेंज है, ऑब्वियसली एक बायर होगा, एक सेलर होगा, है ना? एक जन खरीद रहा है, एक जन बेच रहा है। तो कौन खरीद रहा है? जिसने ऑर्डर प्लेस किया कि मुझे ये चाहिए, मुझे रिलायंस के 100 शेयर चाहिए, भाई कोई भी है तो मुझे दे दो। तो जिसने ये खरीदा या जिसने ऑर्डर प्लेस किया वो बायर। ओके, नेक्स्ट वी कम टू पेज नंबर 6.7, कॉल ऑप्शन। कॉल ऑप्शन, ओके, अभी इसके पहले हमने स्टार्टिंग जब किया था, हमने कॉल किया, शेयर कॉल किया, तो मैंने उस समय आपको बोला था कॉल ऑप्शन को लेके आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। वो शेयर कॉल है, ये कॉल ऑप्शन है। काफी लोगों को, आप लोगों में से नहीं पता होगा कि कॉल ऑप्शन क्या होता है। जिन्होंने कभी भी स्टॉक मार्केट या इसके रिलेटेड कुछ भी अगर बातें नहीं सुनी है, की है, तो आपको हो सकता है नहीं पता हो कि कॉल ऑप्शन क्या होता है। कॉल ऑप्शन एक बार ये रीड कर लेते हैं, दो आई नो आपको इतना समझ में आएगा नहीं, एक बार रीड करके फिर मैं आपको एग्जांपल देके समझाती हूँ। एन ऑप्शन that is given to investor the right but not obligation to buy a particular stock at a specified price within a specified time period. यहां हम लोग एग्जांपल लेते हैं मिस्टर कपूर। ठीक है, अब मिस्टर कपूर के पास 100 शेयर्स है एंड कोई भी XYZ कंपनी के 100 शेयर्स है एंड दिस ही विल सेल एट से 10 रुपीज, या चलो 100 रुपीज ही ले लेते हैं, 100 रुपीज पर शेयर करके वो सेल करना चाहते हैं। ठीक है, नाउ यू आर थिंकिंग, नाउ यू आर से मिस्टर राज, एंड नाउ यू आर थिंकिंग कि ये शेयर्स मुझे खरीदने चाहिए बिकॉज आगे चल के मुझे ऐसा लग रहा है कि इसका प्राइस बढ़ने वाला है। ठीक है, तो अगर आपको ऐसा लग रहा है तो जाइए 100 into 100 10,000 रुपीज दीजिए और खरीद लीजिए। बट नहीं, मेरे पास तो अभी उतने पैसे नहीं है, मेरे पास से 1000 रुपए ही है खाली। ठीक है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि काश अभी मैं अगर ये खरीद पाता, क्योंकि मुझे पक्का लग रहा है कि ये बढ़ने वाला है। तो हो सकता है मिस्टर कपूर को नहीं लग रहा हो ऐसा, आपने अपना कुछ एनालिसिस किया है जिसकी वजह से आपको लग रहा है कि बढ़ने वाला है। तो आपने सोचा कि यार क्या करूं, मेरे पास तो अभी तो 1000 रुपए, बट मैं से 6 महीने बाद पक्का 10,000 रुपए लेके ये खरीद लूंगा। ठीक है, तो आप क्या कैसा डील कर सकते हो मिस्टर कपूर के साथ? आप मिस्टर कपूर के साथ जाके ये बोल सकते हो कि मैं एक आपसे कॉल ऑप्शन खरीदना चाहता हूँ। कॉल ऑप्शन खरीदना चाहता हूँ मतलब मैं आपसे एक ऐसा राइट खरीदना चाहता हूँ कि अगर अगले 6 महीने तक मुझे कभी भी मन किया तो मैं 10,000 रुपए देके आपका ये शेयर्स आपसे खरीद लूंगा। ठीक है, अगले 6 महीने तक मतलब आज से लेके ये राइट मुझे अगले 6 महीने तक मिलता है। आज से लेके कभी भी, ऐसा नहीं है 6 महीने बाद तक ही, बट अभी से लेके कल परसों 1 महीने 2 महीने कभी से भी लेके 6 महीने तक मुझे ये राइट आप दे दो कि आप मुझे ये 100 शेयर 100 रुपए में ही बेचोगे। ठीक है, अगर मैं खरीदना चाहूं तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि मुझे खरीदना ही है, खाली आप मुझे ये राइट दोगे, मैं ये ऑब्लिगेशन नहीं लूंगा। यहाँ पर क्या लिखा है, राइट मिलता है बट ऑब्लिगेशन नहीं मिलता है। तो अब मैम इसमें 2 केस हो सकते हैं कि या तो अगले 6 महीने में मार्केट में प्राइस 100 रुपए से ज्यादा बढ़ गए या 100 रुपए से नीचे गिर गए। किस 100 रुपए की मैं बात कर रही हूँ? मैं इस 100 रुपए की बात कर रही हूँ जो तय हुआ है मिस्टर राज और मिस्टर कपूर के बीच में कि ये 100 शेयर वो उसे 100 रुपए करके पर शेयर पे बेच देंगे। अब सपोज मार्केट में प्राइस हो गया है 90 रुपया, से 2 महीने बाद ही, आज अभी जनवरी चल रहा है, मार्च में मार्केट में इसी शेयर का प्राइस 90 रुपया हो गया। ठीक है, तो आपको क्या लगता है अब मिस्टर राज मिस्टर कपूर से यही शेयर 100 रुपए में खरीदेंगे जब उन्हें ऑलरेडी मार्केट में 90 रुपए में मिल रहा है? नहीं, कोई भी नहीं खरीदेगा। आप ही मिस्टर राज क्या आप ही नहीं खरीदोगे? कोई भी अपना रुपया थोड़ी ना खराब करना चाहता है। मार्केट में ऑलरेडी 90 रुपए में मिल रहा है तो मैं 100 रुपए में मिस्टर कपूर से जाके क्यों खरीदूंगा? मेरे लिए ये डील कैंसिल हो गया, मैंने जाके बाहर से खरीद लिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मिस्टर कपूर जाके बोल नहीं सकते हैं कि आप भाई खरीदिए, क्योंकि उन्होंने खाली राइट दिया है, जबरदस्ती वाली कोई बात नहीं है। इनकी इच्छा होगी तो ही ये खरीदेंगे, राइट मिला है, ऑब्लिगेशन नहीं। ठीक है, एक और केस क्या हो सकता है, मार्केट में प्राइस हो गया 120। ऑब्वियसली मिस्टर राज तो ने तो यही सोचा था ना कि मार्केट में तो प्राइस बढ़ेगा, तो मार्केट में प्राइस बढ़ गया 120। अब उनके पास पैसे आ गए, इन्हें लगा मार्केट में प्राइस 120 हो गया है, पक्का चलो और तुरंत खरीद लो। ठीक है, मिस्टर कपूर से ये 100 शेयर 100 रुपए करके खरीद लो और तुरंत संग के संग 100 शेयर को 120 रुपए करके मार्केट में बेच दो।
एकदम बढ़िया बात हो गई, इनका तो 20 रुपया पर शेयर का फायदा हो गया, तो मिस्टर राज यही काम करेंगे। तो अब यहाँ पर मिस्टर राज का तो हर जगह फायदा दिख रहा है, मिस्टर कपूर ऐसा क्यों करेंगे? ये आपने सोचा है कि मिस्टर राज का तो फायदा है भाई, 90 रुपया हो गया तो बाहर से खरीद लेंगे, 120 रुपया हो गया तो इनसे 100 रुपये में खरीद लेंगे। मिस्टर राज को तो हर जगह फायदा है। मिस्टर कपूर का क्या फायदा हुआ? वो क्या गधे हैं कि जबरदस्ती का ये डील करेंगे? नहीं, उनका क्या फायदा हुआ? उनका ये फायदा हुआ ना, स्टार्टिंग में मिस्टर राज ने 1000 रुपया उनको इसी बात का दिया था कि आप मेरे साथ ये डील करिए। ये डील करने का उन्होंने ये 1000 रुपया लिया है, इस 1000 रुपये को बोलते हैं हम लोग कॉल प्रीमियम। ठीक है, ये कॉल प्रीमियम के लालच में मिस्टर कपूर ने ये डील किया है। अब देखो क्या होता है, जब 90 रुपया हुआ मार्केट में प्राइस, मार्केट में तो 90 रुपया प्राइस हो गया, मिस्टर राज तो खरीदेंगे नहीं मिस्टर कपूर से, क्योंकि 90 रुपया मार्केट में हो गया तो कपूर साहब आपसे क्यों खरीदेंगे? तो 90 रुपया में उन्होंने तो खरीद लिया, बट ये 1000 रुपया उनको वापस थोड़ी देंगे मिस्टर कपूर। नहीं, मिस्टर कपूर ये 1000 रुपया अपने पॉकेट में रखेंगे और अपना निकल जाएंगे। उनका ये पूरे डील में 1000 रुपया आ गया जेब में। अब क्या होगा, ये 1000 रुपया जब जेब में आ ही गया है तो मार्केट में अगर 90 पे भी बेचे तो उनका ये वाला फुलफिल हो जाता है। बाकी वो मार्केट में बेचे नहीं बेचे उससे हमें कोई मतलब नहीं है। उनका 1000 रुपया ये जो था एक्स्ट्रा एक कमीशन बोल के आ गया। ठीक है, अब अगर मार्केट में प्राइस 120 रुपया हो जाता है, अब अगर मार्केट में प्राइस 120 रुपया हो जाता है तो ऑब्वियसली मिस्टर कपूर को थोड़ा सा खराब लगेगा कि अगर मैंने ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया होता, मैंने ये कॉल ऑप्शन नहीं बेचा होता तो मैं इसको 100 की जगह 120 में बेच सकता था। बट ठीक है, उनको ये 1000 रुपया पहले मिल गया तो इसीलिए उस लालच में इन्होंने ये काम कर दिया। तो उनका थोड़ा सा नुकसान हुआ लेकिन पूरा नुकसान नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उनको 10,000 रुपये तो ये वाले मिलेंगे ही, 100 into 100, प्लस उनको क्या मिला? उनको 1000 रुपया ये वाला भी मिला, तो उनको टोटल कितना रुपया मिला? 11,000 रुपया। मिस्टर कपूर को क्या मिलता अगर मार्केट में प्राइस 120 हो जाता? तो मार्केट में बेचते तो 120 into 100 मिलता, विच इज 12,000 रुपीज। बट मिस्टर राज हैज एक्सरसाइज दिस कॉल ऑप्शन, उन्होंने ये अपना जो कॉल ऑप्शन खरीदा था उसका यूज करेंगे वो, तो उनको क्या मिलेगा? 100 into 100 से 10,000 रुपए मिलेंगे। और एक्स्ट्रा उनको क्या मिला है? इस 10,000 के साथ 1000 रुपया कॉल प्रीमियम भी मिला है, तो 11,000 रुपया मिस्टर कपूर को मिला है। तो उनको मार्केट से 1000 रुपए का वैसे लॉस हुआ है, पर ठीक है, चलो ऐसा नहीं है कि मतलब पूरा लॉस ही खा गए हैं, 1000 रुपया और मिल सकता था उन्हें, तो खाली इस 1000 रुपया और ये डील के लालच में ये कॉल ऑप्शन एक्सरसाइज हुआ। तो ये एकदम मैंने आपको एक एग्जांपल दिया। अगर आपको बहुत ज्यादा नहीं भी समझ में आया तो इट इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी देयर इन योर सिलेबस। कॉल ऑप्शन एंड ऑल ये सब आप लोग और हायर स्टडीज करोगे तब आप लोग समझोगे, फाइनेंशियल मैनेजमेंट करोगे तब समझोगे आईपीसीसी में। तो नाउ आई थिंक कॉल ऑप्शन के साथ आप थोड़े से कंफर्टेबल हो गए होंगे। ठीक है, आइए नेक्स्ट में चलते हैं। क्लोज प्राइस। क्लोज प्राइस इज वेरी वेरी इजी। अच्छा एक बात ध्यान दीजिए, ये जो क्लोज प्राइस यहाँ पर है और ये जो क्लोजिंग प्राइस यहाँ पर है ये सेम है। ठीक है, क्लोज प्राइस क्या हुआ? द फाइनल प्राइस एट विच द स्टॉक इज ट्रेडेड ऑन अ गिवन पर्टिकुलर ट्रेडिंग डे। और जब 3:30 बजे मार्केट बंद हो रहा होता है उस समय जो भी शेयर का लास्ट ट्रेड हुआ होगा वही नेक्स्ट दिन का ओपनिंग प्राइस होता है। सिंपल, इसको यहां से भी पढ़ लेते हैं। द ट्रेड प्राइस ऑफ अ सिक्योरिटी एट द एंड ऑफ अ ट्रेडिंग डे। 3:30 बजे के आसपास जो भी शेयर प्राइस उस समय ट्रेड हुआ है उस शेयर के हिसाब से नेक्स्ट डे का ओपनिंग प्राइस वही माना जाता है। बेस्ड ऑन द क्लोजिंग प्राइस ऑफ द सिक्योरिटी द बेस प्राइस एट द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट ट्रेडिंग डे इज कैलकुलेटेड। सिंपल। कैपिटल बजटिंग, बिग वर्ड, आई थिंक कुछ लोगों को आइडिया होगा क्या है कैपिटल एंड बजटिंग। बहुत ज्यादा इसको बड़ा रूप में मत सोचो। कैपिटल बजटिंग, कैपिटल का मतलब क्या? कैपिटल का मतलब जो आप अपने बिजनेस में कैपिटल लगाते हो, पैसा लगाते हो। बजटिंग का मतलब क्या? एक बजट बनाते हो, प्लान बनाते हो, तो उस पैसा का जो प्लानिंग होता है उसको बोलते हैं कैपिटल बजटिंग। सिंपली अगर मैं पुट फॉरवर्ड करूं, आपने बिजनेस खोला, बिजनेस अच्छा कर रहे हो लेकिन फिर आपको ध्यान आया कि चलो एक लैंड खरीदना है, गाड़ी खरीदना है, एक टेम्पो खरीदना है, एक बिल्डिंग बनानी है, बहुत बड़ा मशीनरी लगाना है। ठीक है, तो अब बड़े बड़े खर्चे करने के आपके मन में विचार आ रहे हैं। अब बड़े खर्चे करेंगे तो बड़ा फायदा भी होगा। अगर मैं बड़ी मशीनरी लगाऊं तो ऐसा थोड़ी ना है कि वो 2 महीने में खराब हो जानी है, तो इसीलिए बड़ा बड़ा खर्चा भी करूंगा 2 महीने में खराब हो जाए। अगर आप बड़ा 10 लाख की मशीनरी का प्लान कर रहे हो
तो वो 10 लाख की मशीनरी कम से कम आपको 10 साल 15 साल का आउटपुट देगी, 1 साल से तो ज्यादा कहीं देगी। उसी को तो बोलते हैं अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये आपने पढ़ा हुआ है बजरंग सर के साथ, कैपिटल एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का डिफरेंस एंड जो भी है वो अपने अपने अकाउंट्स में पढ़ा हुआ है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर हम जब भी करते हैं, बड़ा खर्चा करते हैं, तो हम उसको बहुत अच्छे से प्लान करते हैं कि भाई इसके ऊपर कैसे खर्चा लगेगा, रिपेयर मेंटेनेंस क्या लगेगा, इसके ऊपर वॉचमैन का चार्जेस लगेगा, ये जो भी है हम इसके ऊपर पूरा एक प्लानिंग कर लेते हैं कि टोटल अपना खर्चा इसके ऊपर कितना है और ये मशीनरी अपने को कितना कमा के देगी। ठीक है, अब आइए इसको रीड कर लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग एक्सपेंडिचर ऑन एसेट्स whose cash flows are expected to extend beyond 1 year। ऑब्वियसली कैपिटल एक्सपेंडिचर करेंगे तो उसके ऊपर का प्लानिंग करना है, सिंपल। नेक्स्ट वी कम टू कैपिटल गेन्स यील्ड। कैपिटल गेन्स यील्ड क्या होता है? कैपिटल गेन्स यील्ड एकदम सिंपली मैं बताऊं, 200 रुपए में आपने शेयर्स खरीदे, 220 रुपए में आपने बेच दिए। ठीक है, तो क्या उस 200 और 220 में डिविडेंड आया? कहीं नहीं। डिविडेंड तो अभी मैंने बताया ना, उसको मिलता है जिसके नाम पे शेयर होता है, वो भी कंपनी के प्रॉफिट्स में से मिलता है डिविडेंड, वो भी कंपनी का इच्छा हुआ तो, नहीं तो वो बोनस इश्यू कर देगा, ये सब है। आपने सिंपली, आपको कोई मतलब नहीं है डिविडेंड से, आपने मार्केट में 200 रुपए के शेयर खरीदे और आपके थोड़े देर में या 2 दिन में 3 दिन में वो 220 रुपए में बिक गए। आपके लिए क्या हुआ? आपका 200 का शेयर का दाम 220 हो गया, सिंपल। तो वो आपका कैपिटल गेन हुआ। आपका जो 200 रुपए आपने लगाया था कैपिटल, उस पे गेन आया, कितना आया? 20 रुपया गेन आया, उसको बोलते हैं कैपिटल गेन। अब कैपिटल गेन यील्ड क्या होता है, उसको कैलकुलेट करते कि मतलब जो मैंने इनिशियल कैपिटल लगाया था उसके ऊपर कितना का प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट परसेंटेज का बात है ये। जैसे कि जो अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया, 200 रुपए मैंने लगाए थे, चलो 200 रुपए में मेरा 220 रुपए में मेरा शेयर बिका और मैंने लगाया था एक्चुअली खाली 200 रुपया, तो 20 रुपए का प्रॉफिट। इनिशियली मेरा कैपिटल था 200 और इसका हम लोग एक प्रॉफिट परसेंटेज कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 20/200 इंटू 100, 10% का मेरा कैपिटल गेन यील्ड, 10% का मेरा कैपिटल गेन यील्ड, एकदम सिंपल। The capital gain during a given year divided by the beginning price. Capital markets. The financial markets for stocks and for intermediate or long-term debt. Capital market, money market, इक्विटी मार्केट, ये सब तो आपने बहुत अच्छे से इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा है। कैपिटल मार्केट क्या हुआ? कैपिटल मार्केट वो मार्केट हुआ, वो फाइनेंशियल मार्केट हुआ जहां पर स्टॉक्स बिकते हैं, जहां पर लॉन्ग टर्म डेट्स बिकते हैं, या इंटरमीडिएट, मतलब नॉट वेरी शॉर्ट टर्म बट इंटरमीडिएट एंड लॉन्ग टर्म डेट्स वहां पर खरीदा बेचा जाता है, स्टॉक्स खरीदा बेचा जाता है, वो कैपिटल मार्केट है। मनी मार्केट क्या होता है? मनी मार्केट में शॉर्ट टर्म डेट्स वगैरह बेचे जाते हैं। ठीक है, सिंपल। कैश बजट। कैश बजट इज वेरी वेरी इजी। कैश का आपको खर्चा करना है, उसका जो भी प्लानिंग बनाते हो, बजट बनाते हो, पिकनिक पे जाना है उसको लेके जो भी आप लोग बजट बनाते हो, सिमिलरली अ टेबल शोइंग कैश फ्लोज, receipts, disbursements, cash balances for a firm over a specified period। नॉर्मली आपका एक पिकनिक का प्लान है, आपकी मम्मी ने बोला चलो एक बजट बना के दो कि हम मुझे कितने रुपए देने हैं, तुम कैसे कैसे खर्चा करोगे, तो वैसे आपने एक बजट बना के मम्मी को दे दिया। सिमिलरली कभी भी कोई आप बिजनेस कर रहे हो, आपके पापा ने बोला थोड़ा अपना कैश बजट दिखाना, क्या कर रहे हो, कैसे कैसे कैश में क्या काम कर रहे हो, तो उन्होंने बोला चलो लास्ट 6 महीने का मुझे दिखा दो, तो हमने लास्ट 6 महीने का, 3 महीने का, जैसे भी करके उनको बना के दिखा दिया। सिमिलर, एकदम सिंपल है ये। क्रेडिट पीरियड, द लेंथ ऑफ टाइम फॉर विच क्रेडिट इज ग्रांटेड। आपने उधार में माल लिया, ठीक है, अपने बिजनेस के लिए आपने उधार में माल लिया, अब वो उधार जो आपको दे रहा है वो आपका क्रेडिटर है। क्रेडिटर है या डेटर है जो आपको उधार में माल दे रहा है? जो आपको उधार में माल दे रहा है वो क्रेडिटर है, जिसको आप उधार में माल देते हो वो डेटर हो जाता है। ठीक है, ये बात क्लियर है। तो जो क्रेडिटर है आपका, वो ऑब्वियसली आपको जिंदगी भर के लिए तो क्रेडिट देगा नहीं कि हाँ भाई जिंदगी भर में जब इच्छा करे पैसे देना, उसका फिक्स होता है। 3 महीने का क्रेडिट लोगे, 6 महीने का क्रेडिट लोगे, 9 महीने का क्रेडिट लोगे, 2 महीने का लोगे, वैसे। तो वो जिस भी एकदम परफेक्ट और स्पेसिफाइड टाइम पे आपको क्रेडिट दे रहा है, जिस टाइम के लिए, वो उसको बोलते हैं क्रेडिट पीरियड। ठीक है, क्लोजिंग प्राइस हमने कर लिया पहले। अब हम आते हैं कमर्शियल पेपर में। कमर्शियल पेपर क्या होता है? कमर्शियल पेपर होता है डिबेंचर्स।
अच्छा, आपको पता है डिबेंचर्स क्या होते हैं? डिबेंचर्स लोन्स होते हैं, बॉन्ड्स होते हैं जो बड़ी बड़ी कंपनीज उठाती है मार्केट से, इन्वेस्टर से उठाती है, अपने रेपुटेशन पे उठाती है कि चलो भाई बड़ी कंपनी है, इसमें तो मैं इतने रुपए डालूंगा। ठीक है, तो वो बड़ी बड़ी कंपनीज वैसे लोन लेती है। अब वही बड़ी बड़ी कंपनीज को अगर छोटे टाइम के लिए लोन चाहिए, छोटे टाइम के लिए मतलब से खाली 3 महीने के लिए चाहिए, खाली 6 महीने के लिए चाहिए, खाली ना मेरा एक प्रोजेक्ट है उसके लिए चाहिए, कोई फंड कर दे उसे, तो वो लोग क्या करती है, बॉन्ड्स या डिबेंचर्स नहीं इशू करके कमर्शियल पेपर इशू कर देती है। नाम बस चेंज हो जाता है कि कमर्शियल पेपर इशू कर रहे हैं। ठीक है, तो कमर्शियल पेपर क्या हुआ, अनसिक्योर्ड हुआ। क्योंकि अनसिक्योर्ड इसलिए क्योंकि उसके पीछे कोई आपको गारंटी नहीं है, मतलब इंटरेस्ट मिलेगा आपको कमर्शियल पेपर के ऊपर, आपको पक्का से इंटरेस्ट मिलेगा, वो भी एकदम फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट जैसे कि डिबेंचर्स होते हैं। अब जैसे लोन्स में कोई सिक्योरिटी थोड़ी देता है कि भाई इतना लोन है आपका, जो भी है कोई सिक्योरिटी नहीं है, तो वैसे अनसिक्योर्ड है। शॉर्ट टर्म किस लिए, क्योंकि 1 साल से कम। प्रॉमिसरी नोट्स ऑफ लार्ज फर्म्स, यहाँ लार्ज फर्म्स में मैं इसीलिए फोकस कर रही हूँ क्योंकि कमर्शियल पेपर्स है ना, वो हर कोई कंपनी नहीं इशू कर सकता है। जिस भी कंपनीज का क्रेडिट रेटिंग हाई होता है, क्रेडिट रेटिंग मतलब मार्केट में जो कंपनीज होती है, जो फिर फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जो लोग क्रेडिट रेटिंग्स देते हैं कि ये कंपनी अच्छी है, ये कंपनी और अच्छी है, क्या इन लोगों का वर्थ है, क्या इन लोगों का स्टेटस है। तो जब कंपनीज को बहुत अच्छा रेटिंग्स मिलता है तो उसी कंपनीज खाली वही कंपनीज खाली कमर्शियल पेपर इशू कर सकती है। ठीक है, तो लार्ज फर्म्स जनरली उन लोग को छोटे टाइम के लिए अगर लोन चाहिए तो कमर्शियल पेपर इशू करते हैं। यूजुअली इशूड इन डिनोमिनेशंस ऑफ ₹1 लाख और मोर एंड हैविंग एन इंटरेस्ट रेट समवट बिलो द प्राइम ऑफ लेंडिंग रेट ऑफ कमर्शियल बैंक। इसमें आपको जो ध्यान देने की बात है, एक तो ये अनसिक्योर्ड है, शॉर्ट टर्म है, लार्ज फर्म्स इसे इशू करते हैं, और कोई ऐसे मतलब कुछ भी रुपया नहीं हो सकता कि चलो एक बार 10,000 रुपये चाहिए, चलो एक बार इतना चाहिए, वैसे नहीं। प्रॉपर वो डिनोमिनेशंस में होंगे, लाख रुपया, लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख, ये इस तरीके के ही डिनोमिनेशंस में होते हैं। ठीक है, और जो इंटरेस्ट रेट ये लोग देते हैं, लोग बहुत ज्यादा नहीं देते, मतलब जो बैंक आपको बैंक का जो लोन का रेट है उससे जनरली कम ही रहता है। ठीक है, तो इसके ऊपर ज्यादा अपने को फोकस नहीं करना है, वो अपने को फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट देता है, ये अपने को पता है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट वी कम टू कमोडिटीज। कमोडिटीज क्या होता है, शेयर्स बेचते हैं हम लोग, शेयर मार्केट में शेयर्स खरीदना बेचना होता है, लोन्स होता है, लोन्स एज इन डिबेंचर्स होता है, स्टॉक्स होता है, जो भी होता है, कमोडिटीज भी होता है, दाल, पल्सेस, ये सब का भी ट्रेडिंग होता है। ऑब्वियसली ये तो लोग 6-6 महीना या फिर से साल 3-3 साल ऐसे तो नहीं स्टोर करके रख सकते हैं, बट कमोडिटीज पे भी काम होता है। अब कमोडिटीज पे मैम कैसे होता है, लोग क्या मतलब 10-10 किलो ऐसे उठा के लेके ट्रांसफर होता है? नहीं, ऐसा नहीं होता। वो उसके प्राइसेस के ऊपर लोग कॉन्ट्रैक्ट्स करते हैं कि चलो दाल का प्राइस अगर इतना बढ़ जाता है तो मैं तुमको इतना दूंगा, उतना दूंगा। वो आप बहुत ज्यादा नहीं समझो, वो डेरिवेटिव्स बोल के एक कॉन्सेप्ट है, वो आगे भी शायद आएगा, वो हम लोग तब पढ़ेंगे। जो कमोडिटी मार्केट होता है वहां पर लोग कमोडिटीज के प्राइसेस को लेके भी आपस में कॉन्ट्रैक्ट्स या डील्स करते हैं। ठीक है, तो उस समय कमोडिटी मार्केट उसको बोला जाता है। प्रोडक्ट यूज्ड फॉर कॉमर्स दैट आर ट्रेडेड ऑन अ सेपरेट ऑथराइज्ड कमोडिटीज प्लेटफॉर्म। कमोडिटीज जैसे कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स एंड नेचुरल रिसोर्सेज, जैसे कि कोल हो गया। ठीक है, कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज। ओके, कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज मतलब कुछ कुछ सिक्योरिटीज या कुछ कुछ स्टॉक्स ऐसे भी होते हैं जो कन्वर्ट हो सकते हैं। जैसे कि अगर आप डिबेंचर्स दो, कोई कंपनीज कन्वर्टेबल डिबेंचर्स भी इशू करती है। क्या आप सपोज कंपनी को लोन दे रहे हो, डिबेंचर खरीद रहे हो, लोन दे रहे हो एक तरीके से, और उस पर आपको फिक्स्ड इंटरेस्ट आपको हर साल मिल रहा है। अब कुछ टाइम बाद वो कंपनी इतनी बढ़िया बन गई कि आप चाह रहे हो कि आप उसका शेयर होल्डर हो जाओ। क्यों आप चाहोगे ऐसा? देखो, डिबेंचर जब आप खरीद रहे हो तो डिबेंचर में तो आपको फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, इसे आपको 12% का आपको फिक्स मिल जाएगा। भले कंपनी कमा रही हो, लॉस में चल रही हो, डूब रही हो, बाकी लोगों को डिविडेंड नहीं दे रही हो, आपको तो इतना फिक्स्ड मिलेगा ही मिलेगा। अब कंपनी बहुत अच्छा कर रही है, मतलब सुपरबली एकदम सुपर वेल कर रही है। ठीक है, तो आपका तो 12% ही रह जाएगा, बट उसके जो शेयर होल्डर्स है ना, उनका तो डिविडेंड एकदम आसमान छुएगा, 100% एक्स्ट्रा डिविडेंड मिलता है। तो उस समय आपको ऐसा मन में आएगा कि यार अगर मैं शेयर होल्डर होता तो मेरा तो ज्यादा फायदा होता। ठीक है, तो अगर आपने कन्वर्टेबल डिबेंचर्स खरीदे होंगे स्टार्टिंग में, तो आप क्या कर सकते हो, उस समय पे डिबेंचर्स को देके सिक्योरिटीज इक्विटी ले सकते हो, और आप अपना जो स्टेटस है वो डिबेंचर होल्डर से शेयर होल्डर में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये खाली होगा कि तब जब आपने स्टार्टिंग से ही कन्वर्टेबल डिबेंचर्स खरीदे होंगे। ठीक है,
तो आइए बुक का रीड कर लेते हैं. अ सिक्योरिटी जैसे कि बॉन्ड्स हो गए, डिबेंचर्स हो गए, प्रेफर्ड स्टॉक इज प्रेफरेंस शेयर्स. By an issuer that can be converted into other securities of that issuer are known as convertible securities. एकदम सिंपल. Obviously यहाँ पर जो ये लिखा है that can be converted into other securities of that issuer, obviously उसी कंपनी का अगर आप कुछ खरीद रहे हो तो उसी कंपनी की कोई और चीज में आप कन्वर्ट कर सकते हो. ऐसा नहीं कि रिलायंस का खरीद रहे हो तो टाटा में कन्वर्ट कर सकते हो, वैसा नहीं. रिलायंस का खरीद रहे हो तो रिलायंस का ही आप डिवेंचर्स देके फिर शेयर्स खरीद सकते हो. The conversion usually occurs at the option of the holder. Obviously अगर आपका इच्छा हो तो ही करिए, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है. But it may occur at the option of issuer also. इसमें क्या होता है कि इसमें बहुत सारी कहानी है. अपने तो कितने ही कहानी में जाएंगे कि जैसे कि अगर सपोज आपके पास कन्वर्टेबल डिबेंचर है, अब दो टाइप का ऑप्शन होता है कि या तो आपका जब इच्छा हो तब आप कन्वर्ट कर सकते हैं, या तो कंपनी जब आपको ये राइट दे कि हाँ अब आपको चाहिए तो अब आप कन्वर्ट कर सकते हैं. तो ये दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन हो सकता है. Next we come to consolidation. Business combination of two or more entities that occurs when the entities transfer all of their net assets to a new entity created for that purpose. यह आपने अकाउंट्स में पढ़ा होगा. अगर आप अकाउंट्स में मर्जर एंड कंसोलिडेशन पढ़ा है, नहीं भी पढ़ा आप लोग आगे पढ़ेंगे. आईपीसीसी में इसके ऊपर एक बहुत बड़ा चैप्टर है. जब कोई भी दो कंपनीज मिलके मर्ज होके एक नई कंपनी बनती है. कंपनी ए और कंपनी बी मिल के बन रही है कंपनी ए बी. ठीक है, तो वो लोग क्या करता है, अपना सारा एसेट्स वगैरह सब कुछ मिला के एक नया कंपनी बनाता है, उसको बोलते हैं अपने कंसोलिडेशन. क्रेडिटर्स, अरे क्रेडिटर्स फिर आ गया. अच्छा, अपने तो इस समय क्या किए थे, अपने उस समय क्रेडिट पीरियड किए थे, तो क्रेडिटर्स के ऊपर भी अपने अच्छा खासा डिस्कशन किए थे. बताइए क्रेडिटर्स क्या होता है, ये तो आप लोग खुद ही बताएंगे. रीड इट जस्ट. These are people, organizations you owe money to at a particular time. आप लोग उससे पैसा मतलब आपको पैसे देने हैं, वो आपका उधार है. The value of the creditors is included in the published accounts. Obviously आपका बैलेंस शीट होगा, उसमें हमेशा कोई भी कंपनी का बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स हमेशा दिखना चाहिए. क्योंकि क्या होगा, आपने 10 लाख रुपए क्रेडिटर्स को अभी तक डिपॉजिट कराए नहीं है. डिपॉजिट क्या, आपने 10 लाख रुपए क्रेडिटर्स को अभी तक पेमेंट किया नहीं है, आप उधार पे काम कर रहे हो. वो आप अपने बैलेंस शीट में नहीं दिखा के बाकी सब दिखा रहे हो कि मेरा तो 10 लाख का प्रॉफिट हो रहा है, बट वो 10 लाख का जो आपका प्रॉफिट हो रहा है वो तो आपको क्रेडिटर्स को देने, तो आपको प्रॉफिट तो जीरो है. ठीक है, तो बैलेंस शीट में हमेशा क्रेडिटर्स शो होता ही होता है, कभी भूल मत जाना. ओके, नेक्स्ट वी कम टू डिबेंचर्स. डिबेंचर्स क्या हुआ, अ टाइप ऑफ डेट इंस्ट्रूमेंट दैट इज नॉट सिक्योर्ड बाय फिजिकल एसेट्स और कोलैटरल. डिबेंचर्स के ऊपर अभी हमने क्या कहानी, लोन्स, बड़ी बड़ी कंपनीज जब लोन्स लेती है इन्वेस्टर्स से, बैंक से नहीं, इन्वेस्टर्स जब उन्हें लोन देते हैं, बड़ा अमाउंट में लोन देते हैं, उसको बोलते हैं डिबेंचर्स. अच्छा, अनसिक्योर्ड क्यों है, क्योंकि वो कोई भी ना डिबेंचर्स जब खरीदता है या लोन देता है तो वो ऐसे ही नहीं दे देता है. अब आप अगर अपना इतना हार्ड अर्न मनी का 50 लाख रुपया किसी कंपनी में इन्वेस्ट करोगे, ऐसे ही कर दोगे क्या, नहीं. आप पूरा कंपनी को स्टडी करोगे, क्या एस्टिमेशन है, कैसे बिजनेस करेगी, कितना साल में इतना पैसा कमा लेगी, बहुत सारी बातें होती है, बहुत सारा एनालिसिस होता है, बहुत सारी मीटिंग्स होती हैं, बहुत कुछ होता है. तो उसके बाद पूरा एकदम जांच पड़ताल करने के बाद ही आप उसको पैसे लगाओगे उस कंपनी में, तो इसीलिए वो अनसिक्योर्ड होती है. ठीक है, तो डिबेंचर्स आर बैक्ड ओनली बाय जनरल क्रेडिट वर्दीनेस एंड रेपुटेशन ऑफ द इशुअर. सिंपल, वही जो मैंने बताया कि इशुअर यहाँ पर कौन सी है, कौन है, कंपनी जिसमें आप पैसे लगा रहे हो, जिसका आप डिबेंचर खरीद रहे हो. बाय द जनरल क्रेडिट वर्दीनेस मतलब आपको क्या लगता है कि डिबेंचर तो ठीक है मैं खरीद रहा हूँ, मैं लोन दे रहा हूँ इसको, बट उसके ऊपर जो फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जो मैंने अभी आपको बताया ना, सिर्फ 12% का इंटरेस्ट आपको बताया गया है, तो उतना तो दे पाएगी कि नहीं दे पाएगी, उतना तो आप जांच पड़ताल करोगे ना. तो वो जांच पड़ताल करने के बाद ही आप डिबेंचर खरीदोगे. डिबेंचर खरीदना मतलब एक पेपर, एक डॉक्यूमेंट खरीद रहे हैं डिबेंचर, और उसके बदले में लोन दे रहे हैं. ठीक है, डिबेंचर इज एन अनसिक्योर्ड फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये मैं आपको बता दिया. ओके, नेक्स्ट वी कम टू डेटर्स. डेटर्स कौन, जिसने हमसे उधार ले रखा है, जिससे हमें पैसे आना बाकी है, जिससे हमें उम्मीद है कि चलो पैसे आएंगे. तो डेटर्स को, जैसे क्रेडिटर्स को हम लोग बैलेंस शीट से कभी दूर नहीं रखते हैं, वैसे डेटर्स को भी दूर नहीं रखते हैं. 10 लाख रुपया मेरा आने वाला है, वो भी तो मैं दिखाऊंगा, क्यों नहीं दिखाऊं मैं. Although debtors are considered as an asset, obviously they are considered as an asset. If you are owed a vast amount, see,
ये तो हमें पता है कि एसेट होता है डेटर्स। बट सपोज आपका एक स्मॉल कैप कंपनी है, मिड कैप कंपनी है कि बहुत ज्यादा नहीं कमा रहे हो, छोटा मोटा काम कर रहे हो, चला रहे हो, आपका बिजनेस पूरा इन्वेस्टमेंट ही 50 लाख रुपए का है, उसमें से 20 लाख रुपए तो डेटर के यहाँ ही अटका हुआ है, आपका 20 लाख रुपए तो आ ही रहा है तब से। तो ये भी बहुत अच्छी बात नहीं है। इसका मतलब या तो आप ठीक से डेटर्स के साथ डील नहीं कर रहे हो, या तो आप ठीक से पैसे नहीं मंगवा पा रहे हो। उसमें क्या होगा ना, वो 20 लाख रुपए जो आप दिखाओगे बैलेंस शीट में, वो 20 लाख में वो 10 लाख आएंगे, 15 लाख आएंगे, 5 लाख डूब जाएंगे, बैड डेट्स हो जाएगा, ये सब कहानी हो जाता है। तो यू हैव टू बी वेरी गुड विथ योर डेटर्स। भले आप मतलब आप क्रेडिट दो, ऑब्वियसली उनको दो, क्रेडिट पीरियड दो उनको, लेकिन फिर इस तरीके का भी मत दो कि वो आपको एकदम लाइटली ले और आपको पैसा ना दे। ठीक है। सो इफ यू आर ओड अ वास्ट अमाउंट, मतलब अगर आपके बहुत पैसे फंसे हुए हैं डेटर्स में, दिस माइट इंडिकेट प्रॉब्लम्स कलेक्टिंग मनीज ओड एंड पॉसिबल कैश फ्लो डिफिकल्टीज। अगर आपका बहुत ज्यादा पैसा डेटर्स में फंसा हुआ है तो इसका मतलब अभी आपकी कंपनी के पास रेडी कैश नहीं है। कोई भी अगर आपका बैलेंस शीट देखे ये देखे डेटर्स बहुत ज्यादा है, देखो डेटर्स होना बुरी बात नहीं, होना ही चाहिए, बट डेटर्स बहुत ज्यादा, इसका मतलब आपके पास अभी पैसे की दिक्कत चल रही होगी। आप कैसे अपना डे टू डे खर्चा निकाल रहे होगे जब आपका पैसा इतना यहाँ फंसा हुआ है। तो आप इस तरीके का आपका जो इंप्रेशन है ऐसा बनता है। अ डेटर इज अ कंपनी और एन इंडिविजुअल हु ओज मनी, जिसको आपको पैसे देने हैं, आपका पैसा उसके पास है। ठीक है। नेक्स्ट वी कम टू डिफेंसिव स्टॉक। डिफेंसिव स्टॉक बहुत मजेदार है। अ स्टॉक दैट प्रोवाइड्स अ कांस्टेंट डिविडेंड, डिविडेंड्स नहीं होगा, ये डिविडेंड होगा, एंड स्टेबल अर्निंग्स इवन इन द पीरियड्स ऑफ इकोनॉमिक डाउनटर्न। कुछ कुछ ऐसे स्टॉक्स होते हैं, कुछ कुछ ऐसी कंपनी के स्टॉक्स होते हैं जो हमेशा ही अच्छा करते हैं, उसके ऊपर अपना मतलब ट्रस्ट आ गया है, हमेशा ही अच्छा करते हैं। ठीक है। तो आपका कैसा हो सकता है, मार्केट पूरा खराब चल रहा हो, इकोनॉमिक डाउनटर्न चल रहा हो, कुछ कुछ स्टॉक्स हमेशा पैसे अच्छा ही डिविडेंड देते हैं। ठीक है। That is, even in the extreme critical situations of the stock market, these companies continue to pay the dividend at a constant rate. अब क्या होता है कि हो सकता है ये कंपनी का जो कैपिटल गेन यील्ड है, जो आपका मतलब शेयर का बढ़ना उठना, वो हो सकता है बहुत ज्यादा नहीं हो। ठीक है। उन लोग का मतलब स्टेडी चलता है कि 1000 रुपए तो 1050, 1100, 1200 ऐसे ही होता है, 1000 का 2000, 3000, 10,000 नहीं होता है। ठीक है। तो उन लोग का वैसे स्टेडी चलता है और वो आपको डिविडेंड हमेशा सही देते हैं। ठीक है। तो ये होते हैं हमारे डिफेंसिव स्टॉक जो खराब परफॉर्म नहीं करते हैं। ठीक है। नाउ वी कम टू डेप्रिसिएशन। आपका फेवरेट टॉपिक होगा ये तो। डेप्रिसिएशन तो मतलब आप लोगों ने चार्ट लिया होगा एकदम अभी तक, अकाउंट्स में क्या है, 11-12 के अकाउंट्स में क्या है, मतलब डेप्रिसिएशन तो हर बच्चा जानने लग गया है। डेप्रिसिएशन क्या होता है, हमने जब ये लेक्चर स्टार्ट किए थे तो उसमें एक वर्ड आया था अमोर्टाइजेशन, तो उस समय भी मैंने डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट पढ़ाया है। ठीक है। डेप्रिसिएशन क्या, बड़ी बड़ी मशीनरी खरीदी, 10 लाख की मशीनरी खरीदी, 10 साल तक मेरे काम आएगी, तो क्या वो पूरा का पूरा 10 लाख रुपया जो मेरा आज मशीन में लगा है मैं इसी साल डाल दूं, इसी साल मेरा प्रॉफिट्स में से माइनस कर दूं? नहीं, वो प्रॉफिट, ये तो मशीन मुझे 10 साल तक प्रॉफिट देगा, मैं इसको 10 साल तक यूज करूंगी, तो वो जो 10 लाख रुपया लगा मशीनरी में, वो तो 1-1 लाख करके हर साल कटना चाहिए। ऑब्वियसली उसका प्रॉफिट तो हर साल मिल रहा है, तो वो हर साल कटना चाहिए। तो एकदम सिंपल सी इसी बात को जो पूरा अरेंजमेंट है अकाउंट्स में, उसको बोलते हैं अपने डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन इज अ वे ऑफ स्प्रेडिंग द कॉस्ट ऑफ एन एसेट, जो भी मशीनरी की बात की, ओवर इट्स एक्सपेक्टेड यूजफुल इकोनॉमिक लाइफ। कितना आपको लगता है कि चल जाएगा, उस हिसाब से आप बांट लो। इट इज एन एक्सपेंस अलाउंस मेड फॉर वेयर एंड टेयर ऑन एन एसेट। ऑब्वियसली 10 साल तक ही क्यों चलेगी मशीनरी, अरे भाई मशीन है, थोड़ा टूट फूट, रिपेयर, मेंटेनेंस, हैन तेन, और थोड़ा ऑब्सोलीट होगा, कुछ थोड़ा बहुत सारी रीजंस होते हैं डेप्रिसिएशन होने के, वो आपने अकाउंट्स में पढ़ा है। ठीक है। तो वो जो थोड़ा थोड़ा उसका जो डेप्रिसिएशन हो रहा है, मतलब उसका जो थोड़ा थोड़ा खराबी हो रहा है, वेयर एंड टेयर हो रहा है, यूज करने से जो वेयर एंड टेयर हो रहा है, टेक्नोलॉजी जो धीरे धीरे ऑब्सोलीट हो रही है, उसका जो भी जो लगा है मशीनरी के ऊपर, उसको हम लोग इस तरीके से थोड़े थोड़े रुपए में हर साल के हिसाब से डिवाइड कर देंगे, ताकि मेरा पूरा का पूरा एक ही साल में प्रॉफिट ना निकल जाए। ठीक है। हो सकता है कि मेरा पहला साल में 10 लाख प्रॉफिट ही ना हो, तो कहां से निकालूंगा मैं तो लॉस में मेरा बैलेंस शीट आ जाएगा। तो वैसे अपने को काम नहीं करना है। इट इज एन एक्सपेंस दैट इज सपोज टू रिफ्लेक्ट द लॉस इन वैल्यू ऑफ अ फिक्स्ड एसेट। एक एक्सपेंस है ये, डेप्रिसिएशन इज एन एक्सपेंस जो हम लोग हर साल पीएल में दिखाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ मशीन विल कंप्लीटली वेयर आउट आफ्टर 10 years यूज, एकदम वही एग्जाम्पल जो मैंने आपको दिया, द कॉस्ट ऑफ द मशीन इज चार्ज डन एज एन एक्सपेंस
ओवर द 10-year लाइफ रादर देन ऑल एट वंस. 10 साल अगर होगा तो 10 साल तक उसका हम लोग प्राइस डिवाइड करेंगे व्हेन द मशीन इज परचेज्ड. डेप्रिसिएशन क्या, यू नो देयर आर 2-3 मेथड्स. स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन मतलब प्रॉपर 1-1 लाख रुपया करके 10 साल तक टान दो. एक्सेलरेटेड डेप्रिसिएशन थोड़ा सा क्या करते हैं, स्टार्टिंग में थोड़ा ज्यादा डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, फिर बाद में थोड़ा धीरे धीरे करने लग जाता है. और डेप्रिसिएशन जो होता है वो एक अकाउंटिंग एक्सपेंस होता है, वो आपको पता है. एक अपने एक्सेलरेटेड डेप्रिसिएशन होता है और एक अपना स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन होता है. और भी 1-2 मेथड्स होते हैं. आप डेप्रिसिएशन के मेथड्स चेंज भी कर सकते हैं, रेट्रोस्पेक्टिव भी कर सकते हैं. वो सारी जो कहानी है वो हमें अब यहाँ नहीं करनी है, वो हमें अकाउंट्स में करेंगे. ठीक है, तो आई थिंक डेप्रिसिएशन तक हम लोग आज का ये वाला लेक्चर खत्म करते हैं. नेक्स्ट में अपने स्टार्ट करेंगे डेरिवेटिव से. थैंक यू.